हाल ही में पूर्वी चीन सागर में सैटेलाइट ने कुछ बहुत ही अजीब देखा है। कुछ ऐसा जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज को सोच में डाल दिया है। जहाजों का एक बहुत बड़ा और बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगने वाला एक झुंड। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये है क्या। सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं वो दिखाती हैं कि ये जहाज एकदम फौज की तरह एक परफेक्ट फॉर्मेशन में खड़े थे। ये कोई आम मछली पकड़ने या व्यापार करने वाले जहाज़ों का तरीका बिल्कुल नहीं है। ये पूरी घटना हुई है पूर्वी चीन सागर में ताइवान के ठीक ऊपर। अब देखिए, ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ जापान और फिलीपींस जैसे देशों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक यहीं से गुजरता है। मतलब यहाँ होने वाली कोई भी गड़बड़ी सीधे सीधे पूरी दुनिया के व्यापार पर असर डाल सकती है। इस फॉर्मेशन का साइज ही अपने आप में चौंकाने वाला है। इसमें 2000 से भी ज़्यादा जहाज शामिल थे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा जमावड़ा नहीं था, ये एक पूरे बेड़े जैसा दिख रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन जहाज़ों ने दो एकदम सीधी लाइनें बना रखी थीं, और हर लाइन 400 किलोमीटर लंबी थी। जी हाँ, 400 किलोमीटर। इतनी सटीक, जैसे किसी ने स्केल लेकर समंदर के नक्शे पर लकीरें खींच दी हों। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मिलिट्री स्टाइल ग्रिड खुले समंदर में 30 घंटों से भी ज्यादा देर तक अपनी जगह पर डटा रहा। जहां लहरें होती हैं, मौसम बदलता है, वहां ऐसा करना बिना किसी एक सेंट्रल कमांड के, बिना किसी एक जगह से ऑर्डर मिले, नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि ये कर कौन रहा था। असल में ये चीन की एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। कुछ लोग इसे चीन की सीक्रेट यानी गुप्त तीसरी नौसेना भी कहते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये आपको बिल्कुल साधारण मछली पकड़ने वाली नावें लग सकती हैं, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इन्हें कहते हैं पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरिटाइम मिलिशिया, या शॉर्ट में PFMM। कहने को तो ये मछुआरों के जहाज हैं, लेकिन असल में इन्हें चीन की सेना ने ट्रेनिंग दी है और इन्हें कंट्रोल भी वही करती है। ये एक ग्रे जोन फोर्स है। मतलब ये न तो पूरी तरह से सिविलियन है और न ही पूरी तरह से मिलिट्री, और इसी धुंधलेपन का फायदा उठाया जाता है। देखिए, चीन के पास असल में 3 समुद्री ताकतें हैं। पहली, उसकी पारंपरिक नेवी जो असली जंग के लिए है। दूसरी, चाइना कोस्ट गार्ड जो समुद्री कानून लागू करने के लिए है। और फिर आती है ये तीसरी, मैरिटाइम मिलिशिया, जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड युद्ध के लिए किया जाता है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर या हाइब्रिड युद्ध है क्या, और ये मिलिशिया इसे अंजाम कैसे देती है? चलिए इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। इसकी रणनीति के 4 मेन पिलर हैं। पहला, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब क्योंकि ये सिविलियन जहाज हैं, चीन किसी भी बड़ी घटना के बाद साफ मुकर सकता है। दूसरा, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी नेवी को घेर कर परेशान कर सकते हैं। तीसरा, ये समंदर में चीन की आंख और कान की तरह काम करते हैं, जासूसी करते हैं। और चौथा, ये किसी भी द्वीप या बंदरगाह की घेराबंदी करके उसे दुनिया से काट सकते हैं। तो इस 400 किलोमीटर लंबे फॉर्मेशन का मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन शायद ये टेस्ट कर रहा था कि वो कितनी तेजी से इन हजारों जहाज़ों को इकट्ठा कर सकता है। वो अपने कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट कर रहा था। और सबसे डराने वाली बात, शायद वो ताइवान जैसे किसी बड़े टारगेट की नाकेबंदी की प्रैक्टिस कर रहा था। एक ऐसी नाकेबंदी जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकती है। और ये सारी बातें हमें इस पूरी घटना की सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक मकसद पर ले आती हैं, ताइवान और वो इलाका जिसे फर्स्ट आइलैंड चेन या पहली द्वीप श्रृंखला कहा जाता है। ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? आप समझिए, जापान से लेकर ताइवान और फिलीपींस तक द्वीपों की एक चेन है, एक दीवार की तरह। ये दीवार चीन को खुले प्रशांत महासागर में आसानी से जाने से रोकती है। और इस दीवार का सबसे जरूरी और सबसे मजबूत हिस्सा है ताइवान। अगर चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो ये दीवार टूट जाएगी और चीन की नेवी को प्रशांत महासागर का खुला रास्ता मिल जाएगा। और ये सीधे सीधे चीन के उस घोषित लक्ष्य से जुड़ता है जो वो सालों से दोहराता आया है। चीन का नेतृत्व साफ कहता है कि ताइवान को चीन के साथ मिलना ही होगा, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। ताइवान के इतने करीब इस तरह के ड्रिल करना उसी इरादे का एक साफ संकेत है। तो इस विशाल शक्ति प्रदर्शन का असर सिर्फ सेनाओं पर नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया की स्थिरता और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
इसके मायने बहुत गहरे हैं। ताइवान के लिए तो ये सीधे सीधे एक नाकेबंदी या हमले की तैयारी जैसा है। जापान इसे एक सीधी धमकी की तरह देख रहा है, क्योंकि ये उसके ryukyu आइलैंड्स और व्यापार के रास्तों के बेहद करीब हुआ। और हाँ, अमेरिका के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि ये जहाज ओकिनावा के पास थे, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये चीन द्वारा भविष्य में ताइवान की घेराबंदी करने की एक बड़ी रिहर्सल थी, या फिर अब पूर्वी चीन सागर में इस तरह के विशाल और धमकी भरे सैन्य जमावड़े दिखना एक आम बात, एक न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो इस पूरे क्षेत्र का सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक भविष्य तय करेगा।